आगे बढ़ते हैं और बात जाट आरक्षण की। जाटों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने फिलहाल जाट आरक्षण पर रोक लगा दी है और सरकार से जवाब मांगा है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए जाटों को दिए आरक्षण के ऊपर रोक लगा दी है। जाट समुदाय ने आरक्षण के लिए आंदोलन किया। आंदोलन हिंसक हुआ और कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद सरकार ने आरक्षण तो दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता ने शेड्यूल सी के तहत 6 जातियों को आरक्षण दिए जाने पर आपत्ति दर्ज करवाई है। उनके वकील के मुताबिक आरक्षण केसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है। शेड्यूल सी के अंदर जो 6 कास्ट इंक्लूड की गई थी वो कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ केसी गुप्ता कमीशन रिपोर्ट थी। केसी गुप्ता कमीशन रिपोर्ट ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। वंस ए फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, दिस फाइंडिंग हैज बीन रिवर्स्ड बाय द लेजिस्लेचर। हमारा सीधा सिंपल सा कहना है कि एक जुडिशरी का काम जुडिशरी करे, लेजिस्लेचर का काम लेजिस्लेचर करे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर पूरे मामले पर जवाब तलब किया है। अब क्योंकि ये दैट इज कम्प्लीटली कंट्री टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोर्ट को हमने सारा दिखाया कि जी ये आप फाइंडिंग ऑफ फैक्ट है, ये चीजें यहाँ है। कोर्ट वाज द कन्विंस्ड, नोटिस वाज इशूड, नोटिस रिगार्डिंग स्टे वाज ग्रांटेड, एंड इन द मीन टाइम शेड्यूल सी के अंदर ना तो एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी और ना ही एडमिशन दी। अगली सुनवाई तक जाट आरक्षण पर रोक लग गई है, जिसके चलते नौकरियां और दाखिलों में जाटों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाएगा। और इसी के ऊपर अब हाई कोर्ट ने जो है हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा है और साथ ही साथ जो है ये आरक्षण दिया गया था उसके ऊपर रोक लगा दी है। और हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 21 जुलाई को जवाब देना पड़ेगा, अपना पक्ष रखना पड़ेगा। तो यही देखना रहेगा कि इसके बाद अब क्या कुछ होगा। कैमरा पर्सन अरुण शर्मा के साथ में है शर्मा जी मीडिया छुटकर। और अब खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद में अतिक्रमण पर कार्रवाई करना नगर निगम के दस्ते को भारी पड़ गया। जैसे ही निगम का दस्ता मौके पर पहुंचा तो लोगों ने उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर जो हुआ अब खुद ही देख लीजिए। फरीदाबाद में अवैध निर्माण को तोड़ने गए नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते को पथराव का सामना करना पड़ा। फरीदाबाद की जमाई कॉलोनी में नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता अवैध कब्जा हटाने के मकसद से पहुंचा, जहां उन्हें लोगों के जबरदस्त गुस्से का सामना करना पड़ा। कॉलोनी वासियों ने तोड़फोड़ का विरोध करते हुए दस्ते पर पथराव कर दिया और बाद में जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस को स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि पथराव पुलिस ने पहले शुरू किया। नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि नगर निगम की 12 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। अब भी एक MCF का कब्जा हटवाना था हमने, उस पर लोग तनाव में आ गए थे। अब शांतिपूर्ण स्थिति हमारे लोग कंट्रोल करते हैं। घायल तो कोई नहीं है, कुछ वो गर्मी कारण 1-2 हो गए थे उस कारण भी। ये एक्चुअली ये MCF की जगह है, वो ये 12 एकड़ के आसपास जगह है, उस पर ये झुग्गी बची हुई है, ये हटानी थी। वहीं पुलिस की दलील है कि ग्रामीणों ने पथराव किया, इसीलिए लाठीचार्ज करना पड़ा। सर मामला क्या है? अब भी एक MCF का कब्जा हटवाना था हमने, उस पर लोग तनाव में आ गए थे। अब शांतिपूर्ण स्थिति हमारे लोग कंट्रोल करते हैं। हाँ, थोड़ा सा फर्क किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। उनके पास सभी कागजात हैं, बावजूद इसके उन्हें परेशान किया जा रहा है। और जो जिसको नोटिस नहीं दिए ये सारे ने उन्हें भी लेके संग चल रहे हैं। हमारे पास 30, 35 साल का प्रूफ है, सारे सब कुछ कोर्ट के हाई कोर्ट की स्टे भी है और उसके साथ में सारे ने लपेट के चल रहे हैं। हम कम्प्लेक्स भी गए, उधर भी मना कर दिया। लोगों का कहना है कि उनके पास सारे कागज मौजूद हैं और उन्हें यहाँ से हटाए जाने की सूरत में दूसरी जमीन दी जाए। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। और उधर सोनीपत से चंडीगढ़ जा रही हरियाणा रोडवेज की बस में अचानक धमाका हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। धमाके की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हरियाणा सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है। कुरुक्षेत्र में NH1 पर हरियाणा रोडवेज की बस में हुए धमाके के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे 1 पर हरियाणा रोडवेज की बस में विस्फोट हुआ। इसके चलते बस कंडक्टर और ड्राइवर समेत 7 लोग जख्मी हो गए। विस्फोट से बस के शीशे टूट गए, जबकि छत को भी नुकसान पहुंचा। रोडवेज की बस सोनीपत से चंडीगढ़ जा रही थी। बस से एक पीले रंग का बैग और 12 वोल्ट की बैटरी बरामद हुई है।
फटता है ऐसे बम फट गया जी, पूरी बस में आग हो गई जी, पूरी। घटना के तुरंत बाद पुलिस के आला अधिकारी बम स्क्वाड और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। They are examining the place of occurrence and the spot also. अभी कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या चीज़ है। There might be some explosive substance. फिलहाल विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मुख्यमंत्री ने विस्फोट की जांच के आदेश दिए हैं। जिस जगह बस में धमाका हुआ उससे महज 100 मीटर की ही दूरी पर दिल्ली लाहौर बस का ठहराव है। इससे पहले पानीपत रेलवे स्टेशन पर भी लो इंटेंसिटी के धमाके हो चुके हैं। हादसे में घायल लोगों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्र। गर्मी के मौसम में वाहनों में आग लगने की घटनाएं आए दिन देखने और सुनने को मिल रही हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है फरीदाबाद से, जहां एक कार में अचानक आग लग गई। फरीदाबाद में कार के अचानक आग पकड़ने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि लोगों ने बुजुर्ग चालक को बचा लिया। फरीदाबाद में चलती कार में आग लगने का मामला सामने आया है। हादसा उस वक्त पेश आया जब सेक्टर 3 में रहने वाले बुजुर्ग सामान खरीदने के लिए बाजार आए थे। सामान खरीदकर बुजुर्ग ने वापस जाने के लिए गाड़ी को स्टार्ट किया ही था कि कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर कार में स्पार्किंग होनी शुरू हो गई और देखते ही देखते कार में आग लग गई। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने कार चालक बुजुर्ग को बचा लिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही गाड़ी पूरी तरह जलकर स्वाहा हो गई। कार में अचानक आग लगने के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। हालांकि इस बार मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ और तेजी की वजह से बुजुर्ग चालक को बचा लिया गया। स्टार्ट करने के बाद कुछ दूर जाते ही गाड़ी ने आग पकड़ ली और फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही गाड़ी जलकर राख हो गई। फरीदाबाद से विनोद मित्तल के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया। और उधर कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। अभी भी इलाके में 2 और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में सेना ने एक मुठभेड़ के दौरान 3 मिलिटेंटों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने आतंकी घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। नौगांव सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान सेना ने 3 को मार गिराया। सेना ने इलाके में घेराबंदी की और बाकी बचे आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल मौके पर 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सूत्रों के मुताबिक कुपवाड़ा के बंगूस पहाड़ी इलाके में मारसी के डोका में 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। इसके बाद 35 आरआर, जाट और नागा टीम ने इलाके की घेराबंदी की। आपको बता दें कि इससे पहले श्रीनगर के बीचों बीच आतंकवादियों ने सोमवार को दोहरा हमला कर पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया था। पिछले साल के मुकाबले इस साल घुसपैठ के प्रयास काफी बड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर रहा है और लश्कर जैश के आतंकियों को हथियार दे रहा है। आतंकियों को एलओसी पार कराने में आईएसआई का हाथ सामने आया है। 3 महीने में 35 बार आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। मिलिटेंटों की संख्या 5 से 6 बताई जा रही है। सेना बचे हुए मिलिटेंटों की तलाश में जुट गई है। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और उधर जम्मू कश्मीर में सीमा के करीब बसे तीतवाल गांव में सेना और ग्रामीणों ने तीतवाल दिवस मनाकर शहीदों को याद किया। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के नजदीक सेना और ग्रामीणों ने धूमधाम से मनाया तीतवाल दिवस। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के तंगधार में भारतीय सेना के जवानों और स्थानीय लोगों ने तीतवाल दिवस मनाया। इस मौके पर आर्मी और स्थानीय लोगों की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए और शहीदों के बलिदान को याद किया गया। दरअसल 1948 में तीतवाल पर पाक कबायलियों ने कब्जा कर लिया था, जिन्हें मद्रास और सिख रेजिमेंट के जवानों ने खदेड़ते हुए इसे आजाद करवाया था। 1948 से चल रहा ये सिलसिला हम तीतवाल डे के हिसाब से मनाते हैं और उस भाईचारे और जज्बे का एक जश्न मनाते हैं। और इस दिन हम उनको भी याद करते हैं जिन्होंने अपने प्राण की बलिदान देकर हमें ये आज़ादी दिलाई। तीतवाल एलओसी के नजदीक स्थित गांव में से एक है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सेना की बदौलत तीतवाल ने विकास का रास्ता तय किया और आज यहां हर सुविधा उपलब्ध है। 47 में यानी कि 1947 में पाकिस्तान से जो कबायली आए थे
उन्होंने आगे टीटवाल के अंदर काफ़ी मतलब तहस व नहस इसको जला दिया, फिर इसके ऊपर कब्जा कर दिया। फिर उसके बाद में हमारी फ़ौज आ गई, एक बटालियन आई थी मद्रास और सिख, फिर उन्होंने कबायलियों को खदेड़ भगाने में काफ़ी कामयाबी की। और ये जो सामने वाली टेकरी ऊपर, इसका आज भी मद्रास हिल नाम है। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि सेना ने तितवाल के विकास में अहम रोल अदा किया है। जम्मू कश्मीर से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले का बनवात इलाका, जहां लोग पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सरकार सुध लेने को राजी नहीं है। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के बनवात में ग्रामीण पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के बनवात में ग्रामीण पीने के पानी तक के लिए तरस गए हैं। आलम यह है कि लोगों को कोसों दूर चलकर पीने के पानी का बंदोबस्त करना पड़ता है। जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाने वाली पानी की सप्लाई का कोई भरोसा ही नहीं। आर्मी वाले गाड़ी देते हैं पानी की, 2-3 गाड़ियाँ देती है पानी की, 2 बाटियाँ 3 बाटियाँ, तो उससे गुजारा करते हैं। क्या करें, 1 महीना हो गया पानी आता ही नहीं है। जाते हैं आज बस गाड़ी भेजते हैं तो गाड़ी आती नहीं है, क्या करें। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सियासतदान चुनाव के दौरान वोट मांगने जरूर पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें लोगों की याद नहीं आती। बनपात में रहता हूं, तो यहां पर पानी की बहुत दिक्कत है। कभी 1 महीने के बाद पानी आता है और फिर उसके बाद हम आर्मी को रिक्वेस्ट करके कोई 1-2 बाल्टियाँ पानी वो देते हैं, जिससे हम अपना खाना वगैरह बनाते हैं। पानी के लिए बच्चों को पानी चाहिए, हमें नहाने धोने के लिए पानी चाहिए, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ पूजा करता है, उसको पानी की ज़रूरत है। बिना नहाए धोए कोई हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस करके हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें पानी टाइम में टाइम मिलना चाहिए। अभी अगर वोटों की ज़रूरत होती है तो बड़े दूर दूर से आकर के हमारे से वोटें मांगते हैं। जब आप काम निकल जाता है, वोटें वगैरह मिल जाती हैं, उसके बाद हमें कोई नहीं पूछता आप कौन हो, कौन नहीं हो, आपको कोई दिक्कत है या कोई कुछ है, कोई पूछता नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि सियासतदान वोट मांगने के वक्त तो पहुंच जाते हैं, लेकिन मुश्किल के वक्त में आसपास भी नहीं फटकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं, बात शिमला की और स्मार्ट सिटी की, जहां शिमला के डिप्टी मेयर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रो पीपल्स होना चाहिए, साथ ही नगर निगम की क्या भूमिका रहेगी, इसे लेकर भी प्रश्न पूछा है। शिमला के डिप्टी मेयर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के कुछ पहलू पर चिंता जताते हुए एक नई डिबेट की शुरुआत करने की कोशिश की है। शिमला के डिप्टी मेयर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। टिकेंद्र पवार के मुताबिक स्मार्ट सिटी पीपल्स फ्रेंडली होनी चाहिए, जबकि स्मार्ट शहर बनाने का कॉन्सेप्ट चीन से प्रेरित है, जहां आम लोगों की बजाय कॉर्पोरेट कल्चर हावी है। उन्होंने इस मुद्दे को ऑल इंडिया मेयर काउंसिल में ले जाने की बात भी कही, क्योंकि उन्हें स्मार्ट सिटी को मैनेज करने के सिस्टम पर भी आपत्ति है, जिसमें नगर निगम की भूमिका छोटी होने की आशंका है। तो ये जो पूरा चाइनीज मॉडल है कि सिटी मैनेजर्स आप बना दो, मेयर रहेगा लेकिन सिटी मैनेजर देखेगा, ये चाइना में तो चल सकता है क्योंकि डेमोक्रेसी वहाँ उठ रही है, यहाँ डेमोक्रेसी गले तक है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि उस पर एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, उसके कन्वर्जेंस के साथ स्मार्ट सिटी बिल्ड होना चाहिए। वहीं हिमाचल कांग्रेस भी मानती है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर काफी असमंजस है। वहीं उनका कहना है कि पहाड़ी सूबे में इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल कैटेगरी के तहत फंडिंग मिलनी चाहिए। जहाँ तक आपने स्मार्ट सिटीज़ के मॉडल की बात की, वो अभी तक इसमें बहुत सारी चीज़ें साफ नहीं हैं। किस मॉडल पे इसका काम आगे बढ़ेगा और किस प्रकार बजट इसमें आएगा। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, इसमें हमारा जो फंडिंग रहेगा वो 90% और 10% के रेशो से रहता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 90% ऑफ द बजट जो है भारत सरकार देगी और 10% उसका जो शेयर है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें शेयर करेगी। सूबे का सत्ता दल भी डिप्टी मेयर की चिंताओं से सहमत होता नजर आ रहा है। डिप्टी मेयर चाहते हैं कि लोगों की चुनी हुई जो लोकल बॉडीज हैं उनको भी स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट में हस्तक्षेप करने का अधिकार हो। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला।
आगे बढ़ते हैं, बात किसानों की। पंजाब के मानसा से खबर है। जी हां, मानसा में कर्ज से परेशान होकर फिर एक किसान ने मौत को गले लगा लिया। वहीं प्रशासन ने अब मुआवजे की बात कही। मानसा में एक बार फिर कर्ज ना चुकाने की स्थिति में किसान ने मौत को गले लगा लिया। मृतक किसान अवतार सिंह पर 12 लाख रुपए का कर्ज था, जिसे ना चुका पाने की स्थिति में उसने ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर ली। पंजाब में किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर मानसा के गांव खोकर कलां के किसान अवतार सिंह ने 12 लाख का कर्ज नहीं चुका पाने की सूरत में मौत को गले लगा लिया। सर कर्जा वाला हो गया सी, उस तो लिफ्ट कराई बैठा सी। हाय कुछ आड़तियां दे, कुछ होर सी लोकां दे, एक घरे आके लफेड़े मारन तुकर जांदे सी मेरे मुंडे दे। कर्जे दा मारा बरते जी, कर्जा 11-12 लाख रुपया शीग नाल आवदियां ने ते शीगले ठेके लेते ने। अवतार सिंह के पास जमीन के नाम पर सिर्फ 6 कनाल जमीन है। कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। बैंक समेत फाइनेंस कंपनी उस पर पैसे की उगाही के लिए लगातार दबाव बना रही थी, जिससे परेशान होकर अवतार सिंह ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। काश किसी ने पहले उसकी सुध ली होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उसकी मौत के बाद सबको उसकी फिक्र होने लगी है। अवतार सिंह अपने पीछे 2 बेटे और 1 बेटी को छोड़ गया है। अब इस परिवार के लिए गुजारा करना और भी मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि सिर्फ मानसा में ही अब तक करीब 270 किसान मौत को गले लगा चुके हैं, लेकिन मुआवजा सिर्फ 23 किसानों को ही मिल पाया है। अवतार सिंह के परिजनों का आरोप है कि बैंक और फाइनेंस कंपनी उसे लगातार कर्ज के लिए परेशान कर रही थी, मगर उसके पास कर्ज लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। उधर प्रशासन मुआवजे की दावे कर रहा है। बलदेव शर्मा, जी मीडिया, मानसा। आगे बढ़ते हैं और अब खबर हिसार पुलिस की एक नई पहल की। अपराधियों के साथ रौब और डंडे के साथ पेश आने वाली पुलिस अब गांव को गोद लेकर उन्हें अपराध मुक्त बनाएगी। हिसार पुलिस अपना चाल चरित्र बदलने की तैयारी में है। कानून व्यवस्था के साथ साथ गांव को भी गोद लेगी। लाठी डंडों और रौब से पेश आने वाली पुलिस अपना चाल चरित्र बदलने जा रही है। हिसार पुलिस ने तय किया है कि वो अपराध नियंत्रण के साथ ही गांव को गोद लेगी। फिलहाल हिसार रेंज में 50 ऐसे गांव की पहचान भी की गई है। गांव को जो गोद लेने की हम शुरुआत कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि देहाती इलाकों में पुलिस की मौजूदगी एक रिएक्टिव फॉर्म में होता है कि जब भी कोई घटना होती है तो हम वहाँ रिएक्ट करते हैं। बाकी टाइम में पुलिस का बहुत ज़्यादा वहाँ पर मौजूदगी नहीं है। अब इसका फ़ायदा उठा के हुआ क्या है कि गांव में जो आवारा किस्म के लड़के हैं वो पिस्तौल उस्तौल ले आए हैं और उसके दम पर बाकी को आतंकित करके रखते हैं। जो पुलिस अपराध की दलदल में फंस चुके युवाओं को कानून की मदद से अच्छाई के रास्ते पर भी ले जाएगी। अलग अलग गाँव को गोद लेने वाले अधिकारी युवाओं को अच्छे बुरे की पहचान कराएंगे। आईजी हिसार के मुताबिक ये मिशन जागरूकता कैंपेन की तरह होगा। 10 गांव हर जिले में हैं जो इस तरह से प्रभावित हैं, उनको हम चुने और वहाँ पर एक डेडिकेटेड जो है पुलिस अफसर की ड्यूटी लगाएं कि आप ऐसे लड़कों को आइडेंटिफाई करो और उनके खिलाफ कार्रवाई। इस अभियान में ऐसे गांवों पर फोकस किया जाएगा जो अपराधग्रस्त हैं। हिसार रेंज के दायरे में सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जींद और हिसार जिला शामिल हैं। यानी अब इन 5 जिलों में जल्दी ही पुलिस का नया अवतार नजर आने वाला है। हिसार पुलिस के इस नए अवतार का सबसे बड़ा फायदा जिले में अपराध को खत्म करने और लोगों में विकास करने का मिलेगा, जिसका लोगों ने भी स्वागत किया है। कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया।